Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous questions education subject. So today I'm going to start 2021 shift 1 questions. So in the previous sessions, we have completed some questions regarding this shift 1 2021. So today I'm going to start. Yeah, so there is a question in which list 1 and list 2 is given. So list 1 में आपको क्या given है? Leadership theory is given है. Oh, I think ये तो हम लोग last session में cover up कर चुके हैं. Yes. See, so today I'm going to start arrange the following in chronological order of being established. कि आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि किस तरह से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कब स्टैब्लिश हुई है उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस सन में आई है, तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जो हमारी बीएचयू थी, बनारस हिंद यूनिवर्सिटी, ये हुई थी 1916 में। ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पहले क्या था, 1953 में हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपकी कब हुई है, 1961, राइट। एंड द लास्ट वन 1962 में हुआ था आपका एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम न्यूपा भी कहते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हुआ था आपका 1973। तो इस चीजों को हम देख सकते हैं अच्छे से। इसका फुल शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आपका एनसीईआरटी, ये हो गया हमारा न्यूपा, और ये हो गया हमारा एनसीटीई, राइट। एनसीटीई, ये हो गया हमारा न्यूपा। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात जो करता है, दिस इज कॉल्ड एनसीईआरटी, राइट। इन सबके मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए थे। सो अब हम देख सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट क्या था, बीएचयू हुआ था हमारा 1916 में, तो दिस इज द फर्स्ट। एंड द सेकंड 1956 में आया था हमारा यूजीसी, ठीक है। एंड देन फिर आया था हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद 19 न्यू पाया था हमारा 1962 में। एंड देन आया था हमारा एनसीटीई, एनसीटी आया था 1973 में, यस। तो इस तरह से हम इन्हें अरेंज कर लेंगे। तो आपको सन पता होने चाहिए, तभी आपके लिए अरेंज करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंसिडरेशंस फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। दैट मींस कि आपको सीक्वेंस में लगाना है, किस चीज को कंसीडर करते हुए कि किस तरह से आप अपना करिकुलम को डेवलप करेंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों को इंसेंशियल कंसिडरेशंस आपको चाहिए होंगे जब आप करिकुलम को डेवलप कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब भी आप करिकुलम को डेवलप करते हैं, तो पहले तो आप ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपको डेवलप करना पड़ रहा है, आपके स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की नीड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो यही हमारा एनालाइज करना, इशू करना, प्रॉब्लम मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। जब आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उन चीज़ों को असेस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ज़रूरत क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है नीड्स ऑफ लर्नर्स के। फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। दैट मीन्स आप फॉर्मुलेट करेंगे कुछ लर्निंग आउटकम्स जो आपको चाहिए, जिस बेसिस पे आप सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। एंड देन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट कंटेंट जो आपके लर्नर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जब ये सब चीज़ें आप प्लान कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट वन क्या आप सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें आपको अकम्प्लिश करनी, ये आपके गोल्स हैं, जिन लर्निंग आउटकम्स को, इंटेंडेड आउटकम्स को आपको सजेस्ट करना है। तो इसके बेसिस पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, विच इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावर एज अ सेंट्रल फीचर ऑफ सोसाइटी। हम जानते हैं जो पावर है हमारी सेंट्रल फीचर है हमारी सोसाइटी के, रादर देन इसके अलावा थिंकिंग ऑफ सोसाइटी हैज हेल्ड टुगेदर बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। एज कि हम जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, लोगों की सोच क्या है कि सब चीजें साथ मिलकर करने में, कल्चर स्टैंडर्ड्स, फंक्शंस के बारे में। लेकिन अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर की बेसिस पे जब एक डिफरेंशिएशन हो जाता है आपकी सोसाइटी में, दैट मीन्स जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास कम पैसा है वो कम पावरफुल है। जब इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो ये चीजें किस चीज से इंडिकेट करती है, थ्योरी, फिर ये आपकी कन्फ्लिक्ट थ्योरी से इंडिकेट करती है। जब हम पावर की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, प्रेस्टीज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो होता है वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी से बिलोंग करता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे इंटेलिजेंस है, इस बार आपके 2021 में आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो काफी इंटेलिजेंस थ्योरी से लिए गए हैं। दैट मीन्स योर सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, तीन डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो किसने कही तीन चीजों की बात, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। हम जानते हैं जो हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने 1965 में थ्योरी दी थी, ट्राइकिक थ्योरी। ट्राइकिक थ्योरी में इन्होंने तीन तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसको आप कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एंड देन क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसको आप एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं।
अब कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होता है कि बच्चे के अंदर कैसे वो प्रैक्टिकली चीजों को सॉर्ट आउट करने की वो रखता है कैपेबिलिटी। क्रिएटिव कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। एनालिटिकल, कंपोनेंशियल की बात अगर हम करते हैं कि बच्चा का एनालिसिस कैसे, किसी भी चीज को, जैसे अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस बेसिस पे इन्होंने 3 डिफरेंस किए थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने इंटेलिजेंस में। तो इस थ्योरी के जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, 3 इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने की थी। हर्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। डेनियल गॉलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात की थी। कार्ल रोजर की हमारी अलग फील्ड थ्योरी है। तो द लास्ट वन इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इज योर आंसर। Which of the following curriculum is more susceptible to political influence? कौन सा करिकुलम है जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है किसको लेके? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेके। आपका हायर एजुकेशन करिकुलम है, आपका स्कूल एजुकेशन करिकुलम है, या फिर टीचर एजुकेशन करिकुलम है, या फिर वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम है? ये आपको बताना है। तो क्या होगा हमारा ससेप्टेबल, सबसे ज्यादा ससेप्टेबल क्या होगा? देख सकते हैं हम इसे कि आपका जो स्कूल एजुकेशन करिकुलम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका करिकुलम होता है वो आपके मतलब इन्फ्लुएंस की बात अगर हम करते हैं कि जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो आपका कहीं ना कहीं एजुकेशन होता है। स्कूल एजुकेशन करिकुलम आपका पॉलिटिकल फैक्टर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, ओवर्टली भी और कोवर्टली भी। क्योंकि एजुकेशन जो यूज की जाती है बाय द गवर्नमेंट एंड स्टैब्लिश टू पुश फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। तो जो करिकुलम है कहीं ना कहीं वो एक व्हीकल है जहाँ पे चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एजुकेट होते हैं, सोशलाइज होते हैं। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बच्चों का ब्रेन वॉश होता है बाय पॉजिटिव और नेगेटिव रीजंस। बट प्राइमली अगर लोगों को सोशलाइज करना होता है सोसाइटी के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है हमारे, वो हमारे करिकुलम के अंदर इम्बेडेड है पूरी तरीके से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्कूल एजुकेशन करिकुलम। अब आता है आपका प्राइमरी बिलीफ ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। प्राइमरी बिलीफ क्या होता है एग्जिस्टेंशलिज्म का? तो हमने पढ़े थे ये हमारे एग्जिस्टेंशलिज्म, रियलिज्म, वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो होते होते हैं हमारे। एग्जिस्टेंशलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो एग्जिस्टेंशलिज्म किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल की बात करता है। इंडिविजुअल की बात करता है, सेल्फ की बात करता है। तो जो एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी आपकी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात करता है, उसकी फ्रीडम की बात करता है, उसकी चॉइस की बात करता है। और ये किस चीज पे बिलीव करते हैं? इनका बिलीव क्या होता है कि बच्चा जो होता है अपने डिसीजन खुद ले सकता है, वो बिल्कुल फ्री है, उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए, उसके अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो अपने डिसीजन लेने में किसी भी चीज को अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन उसको लेना है उसके लिए वो बिल्कुल फ्री है और अपनी चॉइस से ले सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे देखते हैं तो जो एग्जिस्टेंस होता है वो पहले आता है एसेंस से। सबसे प्राइमरी बिलीफ यही होता है एग्जिस्टेंशलिज्म का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स जो कि रेजिस्ट करते हैं किस चीज को? सोशल चेंज को रेजिस्ट करने वाली कौन से फैक्टर्स हैं? कल्चरल इनिशिया, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, डिग्री ऑफ आइसोलेशन है हमारा, लेकिन साइंटिफिक इन्वेंशन और फिजिकल इन्वायरमेंट जो होते हैं आपके सोशल चेंज को नहीं रोकते। लेकिन जो आपका कल्चरल इनर्शिया है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, कल्चरल इनर्शिया, एक बार देख लेते हैं सोशल चेंज को। होता क्या सोशल चेंज? कि कैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या रिलेशनशिप्स है, क्या बॉन्डिंग है। ठीक है, जो हमारा कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ये सब चीजें हमारे एक चेंज पे इफेक्ट डालते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं सोशल चेंज को, दैट मीन्स कि वो नहीं होने देते उस चेंज को। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल इनर्शिया। कल्चरल इनर्शिया अपने आप में एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेजिस्ट करता है सोशल चेंज को। कल्चरल इनर्शिया को हम किस चीज से रेफर करते हैं? वो ब्लाइंड बिलीव्स, वो कस्टम्स, वो ट्रेडिशंस जो हम लोग मानते हैं, जो हमारे फोर फादर्स, जो हम थ्रू आउट हमारे खानदानों में चला आ रहा है कि ये चीज ऐसे ही होगी और इसको ऐसे ही फॉलो करना है। रिजिड है अपनी चीजों को लेके, चेंज नहीं करना चाहते। दिस इज कॉल्ड कल्चरल इनर्शिया। वो नया चेंज नहीं करना चाहते, जो उनके खानदान में कल्चरल चीजें चली आ रही हैं, वो उसी रस्म रिवायतों को कायम रखे हुए हैं। fear of new things, किसी भी नई चीज को अपनाते हुए डर लगना। some people are always very apprehensive for new change and therefore social change is resisted by them। कई बार क्या होता है, कुछ लेडीज ऐसी होती है फैमिलीज में जो नई चीजों को यूज नहीं करना चाहती फॉर एवरीडे लाइफ। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर फिर वो चेंजेस नहीं आएंगे, इनोवेशंस उनके घर। अब जैसे कुछ लोग
नॉर्मल चीजें में देख लेते, कुछ लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना नहीं चाहते, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम नई चीज इस्तेमाल नहीं करते, हमें आती ही नहीं है करना चेंज। तो कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ती है अपनी लाइफ में। आप एंड्रॉयड फोन्स या आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहते, तो फियर ऑफ न्यू थिंग्स, इस तरह की चीजें जो होती हैं जो कहीं ना कहीं बाधा है आपके सोशल चेंज में। एंड द नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ आइसोलेशन, कि अगर मैं लोगों से मिलूंगा जुलूंगा तो मेरी जो एक अपनी प्रिविलेज है, मेरी जो अपनी एक पोजीशन है वो खराब हो जाएगी, इस तरह की थिंकिंग जो लोग रखते हैं। तो इसलिए कई बार क्या होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा बैकवर्ड रह जाते हैं, वो लोगों के साथ जब मिलेंगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नई चीजें नहीं सीखेंगे, खुद को चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ आती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं आपके सोशल चेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच रिलेशनशिप रिमेन्स इनकनक्लूसिव, इनमें से कौन सा बता स्टेटमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप इसके साथ नहीं है, इनकनक्लूसिव है। आप अगर ब्रेकफास्ट खाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कॉग्निशन के लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल ठीक बात है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना चाहिए ना। अगर आप भूखे हैं तो आपके जैसे आपको कोई काम करना है, आपको टीचिंग ही करने के लिए स्कूल जाना है, अगर आप भूखे होंगे तो कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा आपकी टीचिंग पे। सो दिस इज अ गुड थिंग, ये बिल्कुल ठीक बात है। माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो वो आपके डेवलपमेंट में इफेक्ट डालता है, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में इफेक्ट डालता है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेल्प करते हैं आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में। जैसे हम कह सकते हैं कर्ड हम लोग लेते हैं, कर्ड में भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऐसे मिल्क है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं आपके ब्रेन डेवलपमेंट में, बिल्कुल ठीक बात है। सो द नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी हैज एन एसोसिएशन विद द कॉग्निशन, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं उनका एसोसिएशन होता है कॉग्निशन के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ओबेसिटी इज अ डिफरेंट थिंग बट द कॉग्निशन इज अ डिफरेंट थिंग। कॉग्निशन को हम कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेट करते हैं, राइट? तो यही आपका इनकॉन्क्लूसिव हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन एंड द स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन आपका गिवन है एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जिसको हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, एक्रोनिम। एक्रोनिम किस चीज का है, इसके कौन कौन से फेजेस हैं? अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। क्या सही है ये? नो, अप्रोच इज रॉन्ग, क्योंकि अप्रोच की जगह क्या आता है, एनालाइज। एनालाइज करना, डिजाइन करना, डेवलप करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब किसके फैक्टर्स हैं, एडी के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, ये सब किसके हैं कंपोनेंट्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के। आपका जो स्टेटमेंट टू है इट्स करेक्ट, बट स्टेटमेंट वन में ए का जो दिया हुआ है एक्रोनिम वो गलत दिया है, तो इसलिए आपको जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है, बट द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। यहाँ पे भी मैंने ये गिवन किया है, तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो आराम से देख सकता है। सो नाउ अब आते हैं हमारा अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारा, हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। लिस्ट वन में आपको क्या गिवन है, लिस्ट वन में आपको कंसेप्ट गिवन है, एंड द लिस्ट टू इज या एंड द लिस्ट टू इज कैरेक्टरिस्टिक, आपको कंसेप्ट के साथ कैरेक्टरिस्टिक को मैच करना है। पीपल हु लिव इन इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स, वो लोग जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में रहते हैं, दैट मीन्स इंडिविजुअल की बात की जा रही है, ठीक है। हम पर्सनल अचीवमेंट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, कंपटीशन की बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका किसके साथ जाता है, फोर के साथ। पीपल हु लिव इन कलेक्टिविस्ट कल्चर, दैट मीन्स ये बहुत सारे कलेक्शंस में बहुत सारे ग्रुप्स के साथ जो रह रहे हैं। सो हम कह सकते हैं दैट मीन्स द वैल्यू सोशल हार्मनी, रिस्पेक्टफुलनेस एंड ग्रुप नीड्स। द कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच, अब कल्चरल की कंपैरेटिव की अप्रोच की जा रही है, टेस्ट वेस्टर्न आइडियाज अबाउट पर्सनालिटी इन अदर कल्चर्स, तो हम ये कर सकते हैं। इंडिजीनियस अप्रोच, इंडिजीनियस अप्रोच क्या होती है, जब आप वेस्टर्न अप्रोच को अपोज करते हैं टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी नॉन वेस्टर्न सेटिंग्स में, अगर आप कोई पर्सनैलिटी को स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपोज करेंगे आप वेस्टर्न अप्रोच में, दिस इज कॉल्ड इंडिजीनियस अप्रोच। तो जो आपका फोर्थ है डी है वो आपका वन के साथ जाएगा, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट द एजुकेशन वाज ब्रॉट इनटू द कंकरेंट लिस्ट बाय, किस अमेंडमेंट से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी एजुकेशन, वो आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट दिस इज अ 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of 1976। 5 सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट में आपके आए थे, वो थे आपका फर्स्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। पांचों चीजों की बात की थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में।
5 सब्जेक्ट जो थे वो ट्रांसफर हुए थे आपके स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें फर्स्ट आपका एजुकेशन था, सेकंड आपका फॉरेस्ट था, थर्ड वन इज द वेट्स एंड मेजर्स, एंड द फोर्थ वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड द फिफ्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो एजुकेशन तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा हुआ है, हो सकता है इस बार किसी और तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। So thank you friends. Have a nice day. Thank you for your attention. Stay blessed and enjoy learning. And in the next lesson मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके 2021 के। तो इस तरह से हम अपनी शिफ्ट 1 कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन चलता रहेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में। क्वेश्चंस में अगर आपकी स्पीड, आप जितनी जल्दी करते हो क्वेश्चंस को एग्जाम में, बिकॉज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस के रिवीजन की वजह से। ओके, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।